क्लास फिज़िक्स का हमारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड्स रहते थे। हम उसको कर लेते हैं पहले। ये था क्वेश्चन नंबर 5 था या हम यहाँ से आगे करेंगे और फिर हम कोशिश करेंगे कि आज इसको ख़त्म कर लें। क्वेश्चन है, अ प्रोटॉन इज़ ऑल्सो अ चार्ज पार्टिकल एंड स्पिन्स लाइक एन इलेक्ट्रॉन, व्हाई इट्स इफेक्ट नेग्लेक्टेड। वो कह रहे हैं कि जो प्रोटॉन है तुम्हारा वो भी एक चार्ज पार्टिकल है, तो फिर इसका इफेक्ट जो है हम उसको क्यों निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, दिस इज़ आवर क्वेश्चन कि अगर एक जो एटम है उसके अंदर प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है, तो हम उसके इफेक्ट को, जो कि मैग्नेटिज्म इफेक्ट होता है, उसको क्यों निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, वाई इट्स इफेक्ट इज निगलेक्टेड इन स्टडी ऑफ मैग्नेटिज्म। यहाँ पे इसको थोड़ा सा और मैं क्वेश्चन को बढ़ाऊंगा ताकि क्वेश्चन पूरा हो जाए, क्योंकि यहाँ पे इसकी ना इन स्टडी ऑफ मैग्नेटिज्म ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक हो गया। पांचवा क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से बन रहा है। कहता है, अ प्रोटॉन इज ऑल्सो अ चार्ज पार्टिकल एंड स्पिन्स लाइक एन इलेक्ट्रॉन, व्हाई इट्स इफेक्ट निगलेक्टेड इन स्टडी ऑफ मैग्नेटिज्म। जब मैग्नेटिज्म की बारी आती है तो हम प्रोटॉन का जो इफेक्ट है उसको हम छोड़ देते हैं और हम इलेक्ट्रॉन के इफेक्ट को लेते हैं। ऐसा क्यों है? ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन। बेटा दिस इज आवर एटम। इसको मैं यहाँ से डिलीट करूँगा, इसका कलर चेंज कर लूँगा, वाइट कलर चाहिए मुझे। ये हमारा एक एटम है। अब इस एटम के अंदर हमारे पास जो है दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर मैं इनसाइड बात करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है प्रोटॉन्स है, ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है? न्यूट्रॉन्स है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन्स है और दूसरी क्या चीज़ है? हमारे न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स है। ये पूरे का पूरा बेटा क्या है? ये पूरे का पूरा है न्यूक्लियस। ठीक है, इसके अंदर P स्टैंड्स फॉर प्रोटॉन और N स्टैंड फॉर न्यूट्रॉन्स है। जबकि हमारे इर्द गिर्द जो है वो दो चीज़ें, एक है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये सारे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। अब उसका सवाल क्या है कि जब हम मैग्नेटिज्म की स्टडी करते हैं तो हम प्रोटॉन्स को क्यों निगलेक्ट कर देते हैं? इन प्रोटॉन्स को निगलेक्ट करने की वजह क्या है? दिस इज आवर क्वेश्चन। और इलेक्ट्रॉन्स को जो है हम उसकी मैग्नेटिज्म जो है वो हम क्यों लेते हैं? ठीक है, मैग्नेटिज्म इसकी हम क्यों लेते हैं जबकि प्रोटॉन्स की हम निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है जिसका हमने आंसर करना है। आ जाओ, अब हम इसको आंसर करते हैं। सबसे पहली बात, जब मैं कहता हूँ कि हम इसको क्यों प्रोटॉन्स को जो है नहीं लेते हैं, उसकी एक वजह क्या है कि ये जो प्रोटॉन्स है ना, आज से हम इसको बड़े आराम से करते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। प्रोटॉन आर 1836 times heavier than electron, heavier than electron। पहली बात ये है। इसको निगलेक्ट करने की वजह क्या है कि प्रोटॉन्स का वज़न जो है वो इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम्स ज़्यादा है। ये जो मास डिफरेंस है, मैं कहता हूँ दिस मास डिफरेंस, ठीक है, ये जो वज़न का इतना ज़्यादा फ़र्क है, लीड टू अ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से
जो प्रोटॉन की मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत कम हो जाती है, लीड्स टू अ स्मॉलर मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, क्योंकि वो आपस में जुड़ा हुआ है और उसका वजन ज़्यादा न्यूट्रॉन से, जिसकी वजह से उसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो बहुत कम हो जाती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, एज कंपेयर्ड टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया। सो बेटा एक वजह, एक रीज़न जो है वो हम ये मेंशन कर सकते हैं आराम से कि जो इसका मास डिस्पैरिटी है, इसको अगर मैं फिज़िक्स की लैंग्वेज में यूज़ करूँ तो इसको हम बोलते हैं मास डिस्पैरिटी। ठीक है, एक बड़ी वजह जो मैं बताता हूँ वो है मास डिस्पैरिटी। क्या वजह है? मास डिस्पैरिटी। एक वजह जो है वो मास डिस्पैरिटी है कि प्रोटॉन सबसे ज़्यादा हैवी होने की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो नहीं कर सकते, बहुत थोड़ी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करते हैं अपनी मैग्नेटिक मोमेंट को कम होने की वजह से, जबकि इलेक्ट्रॉन्स इसके मुकाबले में ज़्यादा करते हैं। ठीक है, एक बड़ी वजह तो ये हो गई। दूसरी वजह है न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेंस। न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेंस। न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेंस क्या है? अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर, विद इन द न्यूक्लियस देयर इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बाइंडिंग प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अगर हम यहाँ पर देखें इधर, तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे जो प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है उनको एक फोर्स जो है, यहाँ पे फोर्स जो है वो उनको बाउंड किए हुए है। क्या किए हुए बेटा? फोर्स जो है उनको बाउंड किए हुए है। ठीक है, और इसको हम जो है, ये जो फोर्स है इट्स मच स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, ये जो फोर्स है, बल्कि इसको पीछे जाके मेंशन करते हैं आराम से, द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स dominates binding protons and neutrons and neutrons। ठीक है, दिस फोर्स, आगे मैं कहता हूँ, दिस फोर्स जो मैं ऊपर मेंशन कर रहा था, मच स्ट्रॉन्गर देन ईएमएफ, much stronger than EMF, electromagnetic force। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने कहा कि वापस आ जाओ कि ये जो फोर्स बाउंड कर रही है और ये फोर्स जो है जिसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये बहुत ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से फिर रिज़ल्ट क्या निकलता है? ये फोर्स अपने स्ट्रॉन्ग होने की वजह से, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होने की वजह से, जो उसके नतीजे में जो प्रोटॉन्स होते हैं दे शो अ माइनर इम्पैक्ट ऑन अ न्यूक्लियर। ठीक है, और जिसकी वजह से दे डू नॉट स्पिन रिलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट्स। ठीक है, ये जो है ये नहीं स्पिन कर पाते, दे डू नॉट स्पिन, ठीक है, रिलेटेड टू मैग्नेटिक मोमेंट। बल्कि ऐसा करता हूँ, मैं इसको नीचे ही मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे बस ये लिख देता हूँ कि दे डू नॉट स्पिन, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। किसकी बात कर रहा हूँ? प्रोटॉन्स की बात करो, याद रखो
यहाँ पे मैं प्रोटॉन्स की बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स की। यहाँ पे भी मैं प्रोटॉन्स की बात कर रहा था। तो नतीजा क्या निकालते हैं? अपने ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होने की वजह से द स्पिन रिलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट, द स्पिन related magnetic moments of protons have a relatively minor impact on minor on nuclear stability. चलिए जी बेटा, ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाता है। दो रीजंस हमने बताए, एक हमने उसके मास डिस्पैरिटी बताई और दूसरा न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेंस बताई है कि उसकी आपस में न्यूक्लियर फोर्स इतनी ज़्यादा होती है कि वो उसका एक बॉन्ड बना के रखती है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का, जिसकी वजह से उसकी जो मैग्नेटिक स्पिन है उसका कोई असर नहीं होता। ठीक है। सो आई होप कि आपको आंसर बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। मेरी कोशिश यही है कि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करूं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज जियो मैग्नेटिक रिवर्सल फिनोमिनन? जियो मैग्नेटिक रिवर्सल फिनोमिनन क्या होता है? दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा ये। अच्छा जी, जियो मैग्नेटिक रिवर्सल फिनोमिना को मैं अपनी उसमें लैंग्वेज में कहता हूँ फ्लिप ऑफ द पोल्स। क्या मैं कहता हूँ? फ्लिप ऑफ द पोल्स। इसका क्या मतलब है? ये देखो, लेट्स सपोज मेरे पास एक सफ़ेयर ये है और एक सफ़ेयर ये है। ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले भी एक चीज़ बताई थी कि अर्थ सफ़ेयर जो होता है वो बेसिकली एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा होता है और उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद होती है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या मैंने नाम दिया? सबसे पहले नाम देख लो। मैं इसको नाम दे रहा हूँ फ्लिप ऑफ द पोल। क्या नाम दे रहा हूँ? अ फ्लिप ऑफ द पोल। ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगा? मैं इधर एक बनाता हूँ मैग्नेट। और फिर मैं शो कर रहा हूँ इसकी मैग्नेटिक फील्ड। ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है। नॉर्थ से हमेशा साउथ के ऊपर जाती है मैग्नेटिक फील्ड। ये तो बता नहीं पा रहा। इस तरह से नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है? ट्रैवल करती है। सही हो गया। मैंने क्या कहा था? ये फिनोमिना होता है फ्लिप ऑफ द पोल। अब मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ पर फ्लिप ऑफ द पोल समझो जरा क्या है। ये देख रहे हो यहाँ पे नॉर्थ कहाँ पर है? इधर है। अब जब ये फ्लिप होगा तो क्या होगा? नॉर्थ ऊपर आ जाएगा, साउथ ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। सो बेटा यही हमारा जिसको हम कहते हैं जियो मैग्नेटिक रिवर्सल फिनोमिना, यही है। ठीक है। इतना आसान सा होता है, डायग्राम के ज़रिए ही सारा समझ आ गया आप लोगों को। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी? इस तरह से बनेगी।
क्यों करके इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दिखेगी। अच्छा जी, अब इसको आंसर दे देते हैं आराम से। था जो समझ तो आप लोगों को आ गया कि जब फ्लिप हुआ तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड का जो नॉर्थ था, उसका मैग्नेट का नॉर्थ जो था सफ़ेयर का, वो नीचे की तरफ था, और जब फ्लिप हो गया तो वो कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। ओके, द जियोमैग्नेटिक रिवर्सल, geomagnetic reversal is a phenomenon where Earth's magnetic field flips, causing the magnetic north and south poles to switch positions. ये बड़ा इसकी डेफिनेशन हो गई, लेकिन एक चीज़ याद रखो, ये कोई एक दिन या 2 दिन में नहीं होता। लाइक इस पूरे प्रोसेस में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है। इट्स नॉट अ सडन इवेंट। नीचे मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कुछ बातें। इट्स नॉट अ सडन इवेंट, ठीक है। अभी सुबह था तो वो स्विच कर गया रात को दूसरे पोल्स के अंदर, ऐसा नहीं होता। ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है विच टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। Process that can take thousands of years. That's it. ये लो बेटा, इसको समझ लो अच्छे तरीके से। वो तो समझ तो आप लोगों को खैर डायग्राम में ही आ गया, कॉन्सेप्ट वहाँ पे ही समझ आ गया होगा। उसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए मैंने नीचे आंसर कर दिया। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर दैट वाज क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 7 था ये हमारा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, वो कह रहा है व्हाई द अर्थ स्पिन्स अबाउट इट्स जियोग्राफिकल एक्सिस इंस्टेड ऑफ इट्स मैग्नेटिक एक्सिस। अर्थ जो है, ज़मीन हमारा जो सफ़ेयर है, वो अपने जियोग्राफिकल एक्सिस के गिर्द क्यों घूमता है जबकि मैग्नेटिक एक्सिस के गिर्द नहीं घूमता, इसका क्या रीज़न है। जियोग्राफिकल एक्सिस की जब हम बात करते हैं तो हमें ये पता है कि ये हमारी अर्थ जो है, ठीक है, इसको अगर हम कह रहे हैं कि जियोग्राफिकल एक्सिस के गिर्द घूम रही है, ठीक है, इसकी रोटेशन जो है वो इस तरह से ये रोटेट हो रही है, ठीक है ना। इस तरीके से ये अर्थ जो है रोटेट हो रही है, अपने जियोग्राफिकल एक्सिस के इर्द गिर्द घूमी जा रही है, यूँ करके घूमी जा रही है। सो वो कह रहे हैं कि ये जियोग्राफिकली एक्सिस के गिर्द तो घूमती है, और इसकी वजह क्या है अगर ये घूम रही है, और अपने मैग्नेटिक एक्सिस के गिर्द क्यों नहीं घूमती, और उसकी वजह क्या है कि वो क्यों नहीं घूमती, ठीक है। दोनों चीज़ें वो हमसे पूछ रहा है। सबसे पहली बात कि ये जो जियोग्राफिकल एक्सिस घूमने की वजह होती क्या है, होता क्या है कि अर्थ जो है वो अपने जो उसका एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स और पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस को अपने इर्द गिर्द बना लेती है।
यानी कि उसके ये जो अर्थ है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेटा क्लाउड्स भी है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट गैसेस जो है वो भी इन्वॉल्व है, ठीक है। येलो में जो है ये सारी की सारी गैसेस है और वाइट में जो है वो हमारे पास क्या है, क्लाउड्स है। सो ये क्लाउड्स और ये जो डस्ट एंड गैसेस जो है ये एक्सेलरेट करते हैं इसकी मूवमेंट को। ये दो चीज़ें जो है ये क्या करेगी, ये क्लाउड्स हो गए, डस्ट हो गई और गैसेस हो गई, ये करेंगे अर्थ के सफ़ेयर को घूमने में तेज़ी देंगे ताकि यहाँ अर्थ जो है अपने एक्सिस के गिर्द ये जो घूम रही है ये तेज़ी से घूम सके, सही है। और इससे ये जब तीनों मटेरियल जो है जब उसको मिलते हैं, ये तीनों के तीनों मटेरियल जब अर्थ स्फीयर को मिलते हैं तो क्या होता है, उसकी एंगुलर मोमेंटम जो होती है वो उसको स्पिन करने पे वो मजबूर कर देती है। ये तीनों मटेरियल क्या करते हैं अर्थ के लिए, दे हेल्प द एंगुलर, या फिर हम कहते हैं दे to gain the angular momentum causing it to spin। ठीक हो गया। इसकी मदद से क्या होता है, जो हमने डिस्कस किया, क्लाउड्स है, डस्ट, गैसेस है, ये तमाम मटेरियल जो है मदद करते हैं उसको एंगुलर मोमेंटम प्रोवाइड करने में, और वंस द एंगुलर मोमेंटम विल बी प्रोवाइडेड तो वो क्या होगा, वो घूमना शुरू हो जाएगी। सही है बेटा, ये तो हमें पता चल गया कि ज्योग्राफिकली ये कैसे मूवमेंट पे रहता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि मैग्नेट जो है उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर ये क्यों नहीं रोटेट हो सकता, ठीक है, उसको भी डिस्कस कर लें। जब हम बात करते हैं मैग्नेट की, मैग्नेटिक फील्ड की रोटेशन ना होने की वजह से, तो हम कहते हैं ये नॉर्थ है, ये साउथ है। और उसकी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से बन रही होती है। ठीक है। सो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कह रहा है, उससे पूछा है कि इसके घूमने की तरह से क्यों नहीं घूमती, जैसा ये घूमती हुई हमें नज़र आ रही है, इसके घूमने की तरह से ये क्यों नहीं घूमती है। सो द रीज़न इज़ कि मैग्नेटिक फील्ड जब हम इसकी बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, इसका रीज़न क्या है कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है अर्थ के अंदर जो कोर होता है उसकी वजह से जनरेट होती है। तो हम यहाँ पे इसको कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड is generated by the movement of the molten of molten iron in the core, it does not dictate the planet's overall rotation, it does not dictate the planet's overall, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम नहीं मिलेगी ना उससे, एंगुलर मोमेंटम मिलेगी तो वो रोटेशन पे जाएगा ना, वो तो उसके अंदर है, और प्लैनेट्स की ओवरऑल रोटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सर जाती ही नहीं है। सो अर्थ रोटेशन एक्सिस इज मोर स्टेबल, ठीक है। सो ये एक वजह है जिसकी वजह से वो रोटेट नहीं कर पाता अपने मैग्नेटिक फील्ड में,
याद रखो कि ये वाला आंसर जो ऊपर इस पर हर चीज़ लिख रही है आप लोगों ने, जो मैंने ऊपर भी मेंशन किया, ये वाला पार्ट जो है ये भी आपने लिखना है, पूरी डायग्राम भी बनानी है और ऊपर जो चीज़ें लिखी है वो भी लिखनी है, और जो नीचे मैंने मेंशन किया उस पूरे को भी आप लोगों ने लिखना है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई द अर्थ जियोग्राफिकल एंड मैग्नेटिक एक्सिस आर नॉट को इंसिडेंट। बेटा को इंसिडेंट का मतलब होता है एक ही वक्त में दो कामों का होना, इज कॉल्ड को इंसिडेंट। ठीक है। अगर हम कहते हैं कि कुछ ऐसा काम जो कि एक ही वक्त में दो तरीक़ों से हो रहा हो, जिस तरह यहाँ पे उससे पूछा कि अर्थ जियोग्राफिकल और मैग्नेटिक एक्सिस जो है क्या वो कोइंसिडेंट है, यानी कि अर्थ का जो कि अभी हमने ऊपर देखा था यहाँ पर, ये जियोग्राफिकल रोटेशन और जो मैग्नेटिक रोटेशन है क्या ये एक ही वक्त में हो रहे होते हैं। अब उसका क्वेश्चन ये है, सो नॉट एट ऑल। हमने अभी ये चीज़ ऊपर पढ़ी है कि ये तो एक वक्त में होता ही नहीं है, और अगर जो रोटेशन हो भी रही होती है वो तो सिर्फ और सिर्फ जियोग्राफिकल रोटेशन होती है। तो हम कहेंगे द अर्थ जियोग्राफिकल एंड मैग्नेटिक एक्सिस आर नॉट कोइंसिडेंट। सो आंसर हम देंगे ऐसे, दे आर नॉट कोइंसिडेंट। ओके, नंबर वन, दे आर नॉट कोइंसिडेंट क्योंकि जियोग्राफिकल जो हम बात करते हैं जब जियोग्राफिकल एक्सिस की, तो वो क्या डिफाइन करती है, वो रोटेशन ऑफ द अर्थ डिफाइन करती है। जियोग्राफिकल एक्सिस जो है इज डिफाइंड बाय द अर्थ्स रोटेशन। ठीक हो गया। अच्छा, अब वो दूसरी चीज़ को भी डिफाइन कर देते हैं कि क्या वजह है कि मैग्नेटिक एक्सिस जो है वो को इंसिडेंट नहीं है। ये तो हमने अर्थ की वजह बता दी ना। मैग्नेटिक एक्सिस इज जनरेटेड बाय द मूवमेंट। मैग्नेटिक एक्सिस, magnetic axis is generated by the movement of molten iron molten iron in the Earth's outer core. ठीक है। मैग्नेटिक एक्सिस जो है बेटा वो जनरेट होता है मूवमेंट ऑफ मोल्टन आयरन की वजह से, जबकि हमारा जियोग्राफिकल एक्सिस जो होता है वो डिफाइन करता है अर्थ रोटेशन को। तो इस वजह से ये दोनों जो है को इंसिडेंट नहीं हो सकती। ये दोनों सिस्टम जो है ये डिफरेंट प्रोसेस को अलाइन करते हैं, मतलब दोनों के दोनों सिस्टम जो है दो मुख्तलिफ प्रोसेस को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप बेशक एंड में बता दो both the systems are influenced by different process. ठीक हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 को भी आंसर यहाँ पे पूरा हो जाता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। अच्छा, इसका मैं थोड़ा सा जिक्र किया था पीछे एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के अंदर, चलो अच्छा हुआ ये क्वेश्चन आ ही गया। सबसे पहले हम देखते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं।
मैग्नेटिक ओके जी। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि ये मटेरियल्स होते कौन से हैं। सबसे पहली एग्जाम्पल इसकी देख लो, एल्यूमिनियम। दूसरी एग्जाम्पल है इसकी मैग्नीशियम। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये मटेरियल्स होते क्या है। ऑक्सीजन। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स जो है वो ये मेरे भाई पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स है। और भी है लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 लिखे। ठीक है, अब हमें पता चल गया। अब इसकी जो मैग्नेटिज्म होती है वो क्या होती है। अब हम देखते थे कि इसकी मैग्नेटिज्म क्या होगी। ठीक है, सो बेटा इसकी मैग्नेटिज्म होती है टेम्पररी, कुछ देर के लिए मैग्नेटाइज हो जाता है और फिर जो है अपनी मैग्नेटिज्म को छोड़ देता है ये। ठीक है, अच्छा, फिर एक चीज़ और सवाल आता है जहन में कि इसकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन क्या होती है। मैग्नेटिक अट्रैक्शन क्या होगी। सो बेटा क्योंकि उसकी मैग्नेटिज्म टेम्पररी है तो इसकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन भी क्या होगी बेटा, वीक होगी। ये हमारा सिंपल सा जवाब है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को डिफाइन करने का। थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब हम देखेंगे कि जो दूसरा हमारा है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, सबसे पहले मैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को क्या करूँगा, बताऊँगा कि इसकी एग्जांपल्स कौन सी है। बेटा आयरन है इसकी में, निकल है इसमें, 2-3 बता देता हूँ, एक कोबाल्ट भी लिख लो। ठीक हो गया। सो हमारे पास आयरन है, निकल है और कोबाल्ट है। ये 3 क्या है, एग्जांपल्स है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की। अब इसकी मैग्नेटिज्म क्या होती है, तो इसकी मैग्नेटिज्म क्या होती है बेटा, ज़ाहिर है आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, तो ये क्या होगी, परमानेंट होगी। क्या होगी, परमानेंट होगी इसकी मैग्नेटिज्म। एक बात, दूसरी चीज़, अच्छा अगर इसकी मैग्नेटिज्म परमानेंट है तो मैग्नेटिक अट्रैक्शन क्या होगी। मैग्नेटिक अट्रैक्शन क्या होगी। सो बेटा इसकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन जो है स्ट्रॉन्ग होगी। सही है। सो बेटा दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। मैंने आपको बहुत ही आसान अल्फाज में एक कॉन्सेप्ट बेस समझाया है। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ आएगा जब आप इसको याद करोगे। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 में वो हमसे कह रहा है व्हाट एट व्हाट फैक्टर्स द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिपेंड, कि जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किस चीज़ों के ऊपर, कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, सो नंबर 1 वो कौन सा फैक्टर है जिसके ऊपर डिपेंड करती है, दैट इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। जितनी ज़्यादा आपने सॉलिडॉइड में पढ़ा था ये, कि जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगी उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, ठीक है, ये आपकी कॉइल जा रही है और आप टर्न्स दिए जा रहे हो, 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 तो जितनी नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होगी उतनी आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगी। नंबर 2 आपका जो करंट है, दैट ऑल्सो अ फैक्टर। सो करंट थ्रू द कॉइल, करंट थ्रू द कॉइल,
इसका मतलब है कि हायर इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड को इन्हांस कर देगा। सो अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो करंट है, ठीक है, करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। सो अगर करंट ज़्यादा होगा तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अगर आपका करंट कम होगा सो बेटा मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी? कम होगी। नंबर 3 देख लो, दैट इज़ आपका कॉइल लेंथ। कॉइल लेंथ पे भी डिपेंड करता है कि अगर आपकी कॉइल लेंथ जो है वो छोटी है सो और नंबर ऑफ टर्न्स कम है उसकी, क्योंकि छोटी होगी तो नंबर ऑफ टर्न्स भी कम होगी तो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी कम बनेगी। आखिरी चीज़ जो है दैट इज़ क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉइल मैं मेंशन कर देता हूँ, ऑफ कॉइल। यानी कि एक कॉइल है तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा, अगर लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉइल है तो इट कैन इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड। मिसाल के तौर पे अगर आप वायर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, ये आपकी एक वायर है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो कोई इतना सा बन रहा है, ठीक है, और आप एक जो है ये वाली वायर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो इतना बन रहा है। सो ऑब्वियसली जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतनी ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी, ठीक है। मैग्नेटिज्म की क्या हो जाएगी? लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो इंक्रीज कर देगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को। सो हम कहते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ज़्यादा होगा, एरिया अगर ज़्यादा होगा सो बेटा मैग्नेटिक फील्ड भी हमारी क्या होगी? ज़्यादा होगी, वो भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो ये फैक्टर्स है जो कि हमारे डिपेंड करते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या भाई। चलो जी, लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 11 कॉन्सेप्शंस का। ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ टू सॉलिनॉइड्स फेसिंग सेम पोल्स फेसिंग ऑपोजिट पोल्स, ठीक है। सो वो हमें कह रहा है कि दो मैग्नेटिक फील्ड्स बना के बताओ, एक जगह जहाँ पे वो सेम पोल्स हो और एक जगह जहाँ पे ऑपोजिट पोल्स हो। तो पहले जो है मैं फेसिंग ऑपोजिट पोल्स कर देता हूँ। पहले मैं कहता हूँ फेसिंग ऑपोजिट पोल्स, ठीक है। इसको क्या हुआ? ओके वेट अ सेकंड, दोबारा से लिखना पड़ेगा मुझे। ओके, फेसिंग ऑपोजिट पोल्स, ऑपोजिट पोल्स। अच्छा, फेसिंग ऑपोजिट पोल से क्या मुराद है बेटा? एक मैग्नेट मेरा ये यहाँ पे मैं बना रहा हूँ और दूसरा मैग्नेट जो है वो मेरा ये है, ठीक है। ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ऑपोजिट पोल्स हो गए। सो अब यहाँ पे क्या होगा कि नॉर्थ से जिस वक्त हमारी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो वो साउथ की तरफ से आएगी, वो क्या होगी? साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगी। क्या होगा बेटा? साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगी, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी नॉर्थ में, ठीक है। तो हमें ये पता चला कि जब फेसिंग ऑपोजिट पोल होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगी। इन दिस केस, in the above case, magnetic field will attract towards the south
बाय द सेकेंड मैग्नेट बार। ठीक हो गया, ये हमारी पहला एक्सप्लेन हो गया यहाँ पर। अब वो कह रहा था कि ओपोजिट अगर होंगे, सिमिलर होंगे, तब क्या होगा। तो फेसिंग सेम पोल्स कर देते हैं अब। ठीक है, इसको इधर का इसकी लाइट दे रहा था यहाँ पे। सही हो गया। सो अब मेरे पास एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है ये, ठीक है। ये वाला मैग्नेट जो है, यहाँ पे मेरे है नॉर्थ पोल और यहाँ पे भी मेरे है नॉर्थ पोल। होगा क्या, यहाँ से जनरेट होगी मैग्नेटिक फील्ड्स, वो यूँ चली जाएगी, यहाँ से जनरेट होगी और यूँ चली जाएगी, यूँ जाएगी, यूँ जाएगी। अब ये भी नॉर्थ से ही जनरेट होती है, ये यूँ जनरेट होगी और यूँ चली जाएगी, यूँ चली जाएगी और यूँ चली जाएगी। बेटा जो बीच वाली उसकी जगह है, वहाँ पे आके वो कंबाइंड नहीं होगी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर फेसिंग सेम पोल होगा तो मैग्नेटिक फील्ड विल रिपेल ईच अदर। इन द अबव केस they will repel each other। ठीक हो गया। सो दिस इज़ द आंसर, जो कि इसका सेकंड आंसर बनता है, सेकंड डायग्राम का आंसर बनता है। सो यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है, हमारे सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर हो गए। सो आप इसको अच्छे तरीके से बेटा अब आपने याद भी करना है और अपनी नोटबुक्स में भी लिख लें।